हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 के लेक्चर 2 में टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? जो फोगी डेज होते हैं उसमें जो फोग पैदा होता है वो किस वजह से होता है? टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से होता है। टर्मिनल वेलोसिटी की वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरे मुताबिक जो एक्यूरेट और स्पेसिफाइड डेफिनेशन है वो ये है कि कांस्टेंट या maximum velocity of a droplet falling under the action of gravity। जब एक ड्रॉपलेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहा होता है और उसके ऊपर लगने वाला एयर ड्रैग उसके वेट के इक्वल हो जाता है तो आप उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, एक ड्रॉपलेट है, उस ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है 6π∗RV और जो वेट उसके ऊपर लग रहा है वो है mg। तो नेट फोर्स निकाली 6π∗RVT इज इक्वल माइनस mg। अब देखिए ये जो नेट फोर्स है वो किस चीज़ के इक्वल है? जीरो के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या थी? इक्वल थी। तो रिलेशन बन जाएगा हमारे पास 6π∗RVT माइनस mg। अब इसको माइनस वाले फैक्टर को उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ। mg इज इक्वल टू 6π∗RVT। हमें बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। स्टोक्स लॉ में ये v था और ये जो v है उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? t। t क्यों लिखा? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी को हमें डिनोट करना था। तो देखिए भाई, ये vt किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? mg डिवाइडेड बाय 6π∗R। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए, इसके अंदर आपको मैस नजर आ रहा है और जो मैस है उसका जो रिलेशन है वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? वॉल्यूम के साथ। अब देखिए, जो ड्रॉपलेट है ये है स्फेरिकल ड्रॉपलेट। इट इज़ अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है 4/3πr³। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं तो हम पुट कर देते हैं 2 in 1। दो को उठा के हमने 1 के अंदर पुट कर दिया। सो VT इज इक्वल टू, अब m है, m की जगह पे क्या आ जाएगा? रो 4/3πr³ डिवाइडेड बाय 6π∗R। अब देखें भाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। r को कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा? r स्क्वायर आ जाएगा। मजीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा रिलेशन बनने वाला है। देखिए 4 साथ में क्या आ जाएगा? रो r स्क्वायर साथ में क्या हो जाएगा? g डिवाइडेड बाय ये 3 जब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 18, साथ में क्या आ जाएगा? ईटा। अब देखिए आप 2 2 4 2 9 18, तो जो रिलेशन बनेगा VT का वो इस चीज के इक्वल हो जाएगा 2 रो GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड था। अब इस लेक्चर को नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर मूव हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लो के जो फ्लूइड फ्लो हैं वो किस टाइप्स के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लूइड फ्लो में जो पहली टाइप का फ्लो है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो बेसिकली होता है हमारे पास द रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि स्टेडी फ्लो है क्या चीज। देखिए हमारे पास ये एक पाइप है, इट इज अ पाइप। अब इस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड है वो मूव करता हुआ जा रहा है। देखिए ये जो लेयर्स मूव करती हुई जा रही हैं, इन लेयर्स को आप कहते हैं स्ट्रीमलाइन।
स्ट्रीम लाइन। तो इसके अंदर देखिए रेगुलर फ्लो है, सारे के सारे स्ट्रीम लाइन पास हो रहे हैं कहाँ से, वन पॉइंट से। तो इस तरह का जो फ्लो होता है आप उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं, रेगुलर फ्लो कहते हैं, स्टीडी फ्लो कहते हैं। अब दूसरी जो टाइप है इसकी वो है टर्बुलेंट फ्लो। स्टूडेंट्स टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। टर्बुलेंट फ्लो में हमारे पास रेगुलर की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा इर्रेगुलर। नेक्स्ट हमारे पास स्टीडी की जगह पे आ जाएगा अनस्टीडी। द इर्रेगुलर एंड अनस्टीडी फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। दोबारा सुनिए, रेगुलर, स्टीडी फ्लो। व्हाट इज स्टीडी फ्लो, कि ये जो लेयर्स मूव कर रही हैं स्ट्रीम लाइन, ये पास होती है एक ही पॉइंट से, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। लेकिन इसके बरक्स टर्बुलेंट फ्लो इरेगुलर है और अनस्टेडी है। अगर इसमें आप देखें तो इस पाइप में जब स्ट्रीम लाइन मूव करते हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉसिंग हो रही है इस वजह से जो फ्लो है वो क्या है, इरेगुलर है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि जो फ्लो है उसे स्टीडी होना चाहिए, तो स्टीडी फ्लो के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। जिस पाइप से, जिस शेप से या जिस स्ट्रक्चर से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह का होना चाहिए, स्टीडी टाइप का होना चाहिए। सेकेंड, जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल हो, यूँ ना हो कि थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फ्लूइड है उसे नॉन विस्कस होना चाहिए, ऐसे ना हो कि वो स्ट्रक्चर के अंदर या उस पाइप के अंदर ही चिपका रहे, आगे फ्लो ही ना कर पाए। स्टूडेंट्स ये कुछ टाइप्स ऑफ फ्लो थे, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जब तक आप इस लेक्चर को नोट करें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है बेसिकली ये प्रोडक्ट होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया का और स्पीड ऑफ फ्लूइड का एक पाइप से जिसका साइज नॉन यूनिफॉर्म हो। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो इसका जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल area and the speed of fluid through any cross section of pipe, या बल्कि आप पाइप का जिक्र ना करें, आप लिख दें प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेट्स सपोज एरिया बड़ा होगा तो स्पीड कम होगी और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। आमतौर पर आप मोस्टली जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप पानी लगा रहे होते हो तो जो पाइप को आप आगे से ऐसे स्क्वीज़ करते हो तो स्पीड बढ़ जाती है आगे से, और जब पाइप को छोड़ते हो तो स्पीड कम हो जाती है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये पता चलता है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एरिया को कम करके स्पीड बढ़ा सकता हूँ, एरिया को ज़्यादा करके स्पीड को कम कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जो पाइप है या क्रॉस सेक्शन है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो, उसका एरिया इक्वल ना हो तो क्या होता है। देखिए जी हमारे पास ये हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया, एक पाइप बनाया सॉरी, जिसका साइज क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था। स्टूडेंट्स मैंने इसको कहा एरिया 1, इसको हम लोगों ने कहा एरिया 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा हमने रीजन स्पेसिफाई किया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा रीजन स्टूडेंट्स क्या किया, स्पेसिफाई किया।
यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हो रहा था हमने उसको कह दिया डेल x1। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस कवर हो रहा था उसे हमने कह दिया डेल x2। जो इस दौरान टाइम रिक्वायर्ड था हमने उसको कहा डेल t। इस दौरान जो टाइम था हमने उसको भी क्या कह दिया t। अब देखिए इस दौरान जो मैस का फ्लो हो रहा है, जितना मैस अंदर इंटर हो रहा है उतना ही मैस बाहर लीव कर रहा है, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस MCQ को भी माइंड में रखना है। तो मतलब जितना मैस इस साइड से इंटर हो रहा है उतना मैस ही बाहर लीव कर रहा है। सो डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2। आप जानते हो भाई कि जो मैस है वो इक्वल होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के। अब ऐसे तो नहीं होता कि इस साइड से आप पानी डाल रहे हो आगे से शरबत निकलना शुरू हो जाए, नहीं, आपका फ्लूइड जो है थ्रू आउट दी पाइप सेम रहता है, तो डेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। बात आ जाती है वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल एक्स हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस तक उसने मूव किया। क्योंकि देखिए जो एरिया है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने अब वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे हमने लिखा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब M1 था तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एरिया 1, और साथ में क्या लिख देंगे, डेल x1। ये क्या हो जाएगा, रो। एरिया 2 साथ में क्या लिख दोगे, डेल x2। देखिए मेरे भाई हमारे पास इस रो से ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 डेल x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, V1t, सेम A2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2t। अब एक नया स्टेप किया मैंने, डेल x1 और डेल x2। x1 की जगह पे लिख दिया V1t, x2 की जगह पे लिख दिया V2t, बिकॉज x1 और x2 क्या थे, डिस्टेंस थे, और डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है इक्वल होता है S इज इक्वल टू VT। अगर ये A1 था तो यहाँ से जो फ्लूइड मूव कर रहा था उसकी स्पीड V1 थी, अगर ये A2 था तो यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा था उसकी स्पीड क्या थी, V2 थी। टाइम इंटरवल सेम थे, दोनों साइड्स में हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, बिकॉज स्टार्ट में और बाद में A1V1 और A2V2 क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल, मतलब इधर भी प्रोडक्ट और इधर भी प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, AV इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कांस्टेंट। अब देखिए भाई थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकली लेके चलते हैं। अब एरिया का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर स्क्वायर, और स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, मीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का, और सेकंड किसका यूनिट होता है, वो होता है टाइम का। तो मैं कह सकता हूँ AV इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। ये वाला जो हमने वर्क किया है ये हमने एनालिसिस के लिए किया है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये आपको समझाने के लिए एनालिसिस किया। तो AV इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। तो हम इसको बेसिकली कह देते हैं फ्लो रेट। क्या कह देते हैं, फ्लो रेट। तो फ्लो रेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and speed of fluid is equal to volume flow per second, it is called flow rate। और flow rate इक्वल होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड के। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड था। इट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को नोट करें।